हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जो कि हमने कल हाफ किया था। थर्ड पॉइंट्स तक हमने आके छोड़ दिया था, थर्ड पॉइंट तक। इसका सिर्फ जो है ये एक भाग यानी कि बस्तर के लोग हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ तक ला करके छोड़ दिया था इसको, लोगों के भय, यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया था। ये हमने 9th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उन सभी को मैं बता दूं, 9th क्लास की हिस्ट्री की क्लास आप पीडीएफ जा करके देख लो, पीछे की क्लासेस सारी। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ फॉलो करके आप लिंक पे जा करके उसको क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर 6 to 8 की पीडीएफ भी चाहिए होगी तो मैं जो है उसके ऊपर डाल दूँगी टेलीग्राम पे, वहाँ से लेकर के आप अपना रिवीजन कर लेना। और सारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 6 to 8 की वो भी कर लेना। साथ ही साथ जो है आपको शाम को एक वीडियो मिलेगी जिसमें 6 to 8 का हम रिवीजन करेंगे, साथ साथ वन लाइनर मिलेंगे आपको 30 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक कर लेना, लिंक पे जाके आपको सारी वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगी। आप रिवीजन करोगे ना खुद से पढ़ के तो आपको और ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएंगे। थर्ड पॉइंट पे हम आए थे वन विद्रोह, इसके बारे में हम स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं। हिंदुस्तान और दुनिया भर, ये हमारा 4th चैप्टर है 9th क्लास की हिस्ट्री का, और ये है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद के, यानी कि जंगलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे वन विद्रोह। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा व आंध्र प्रदेश में ये क्या क्या है देखिए, परगना में सिद्धू और कानू है, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायकों के रूप में आज भी याद करते हैं। बिरसा मुंडा को आंध्र प्रदेश में कौन है? अल्लूरी सीताराम। और परगना में सिद्धू संथाल जाति के हैं, और कानू छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा। इन सभी को हम क्या करते हैं? किसी न किसी आंदोलन में इनका हिस्सा है, इसलिए हम इनको याद करते हैं। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह को विस्तार से अध्ययन करेंगे, बस्तर के विद्रोह के बारे में। बस्तर के लोगों के बारे में देखिए, बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है। बस्तर का केंद्रीय भाग जो है पठारी है, और इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान है और दक्षिण में गोदावरी नदी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ये बस्तर की स्थिति है। बस्तर में मारिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भद्रा और हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास जो है एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है, और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं, क्योंकि हर गांव को अपनी जो है चौहदी पता होती है। इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगलों में से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में उनको छोटा सा शुल्क अदा करना होता है, जिसको देवसारी, दाड़ या फिर मान कहते हैं। इस शुल्क को कुछ गांव जो है अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज देते हैं। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने यानी कि गांव का समूह परगने होता है। इन गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं आपस में। लोगों के भय, किस वजह से वो भयभीत थे? औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने व घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व अन्य वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने का जैसे प्रस्ताव रखे थे, तो बस्तर के लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। कुछ गांव को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगलों को आग से बचाकर रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वनग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए, और काफ़ी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से त्रस्त हो गए थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, और पहले 1899 से 1900 में आया, फिर दोबारा 1907 और 8 में। वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने क्या किया? बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहाँ कहीं भी
गांव के मुखिया या पुजारी इकट्ठा होते, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग, कौन से वन के? कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति का नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च व तीर गांव-गांव जाकर चक्कर काटने लगे और ये गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश देते थे। हरेक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर व स्कूल, पुलिस थानों सभी को लूट लिया और जला दिया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य या इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह कौन था? मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा है कि पुलिस वालों, व्यापारियों और जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों व प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से क्या हुआ था? जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे और आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी फौजों ने क्या किया? उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में जो शरीक हुए थे लोग, उनके ऊपर कोड़े बरसाए और सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए और लोग जो है भय के कारण जंगलों में भाग गए और अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए थे, फरवरी से मई। फिर भी वे गुंडाधुर को नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत ये रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया। बस्तर के जंगलों व लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध करवाने के लिए क्या करना होगा? विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा था कि कागज उद्योग के लिए लुगदी चाहिए। उपलब्ध करवाने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना पर रोक लगा दी। आइए अब हम एशिया के एक हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें और वहाँ पर क्या होता है? इंडोनेशिया की तरफ जावा के जंगल हैं। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जानते हैं, लेकिन एक ज़माने में यह क्या है? क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। जैसा कि हम देखेंगे कि भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां पर डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। कहां से डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत कहां से की? जावा से, इंडोनेशिया में। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे और सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू जो है लोग थे, खेती करने वाले, वो अनेक समुदाय उनके रहते थे पहाड़ों में भी। जावा के लकड़हारे। जावा में क्लांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे व घुमंतू किसान भी थे। उनका महत्व इस बात से आंक सकते हैं कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवार को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया और उनके कौशल के बगैर, यानी कि उनके बिना उनकी काबिलियत कौशल जाने सागौन की कटाई के राजाओं ने महल बनाना बहुत ही मुश्किल था। और डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें और 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके उनका प्रतिरोध किया और लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। बाद में डच वैज्ञानिक वानिकी 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू करके ग्रामीणों की जंगल तक पहुंचने पर बंदी से थोप दी और इसके बाद नाव या फिर घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों की मवेशी चराने, बिना परमिट जो है लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाले सड़क पर घोड़ा गाड़ी या अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने को दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ पर भी जहाज व रेल लाइनों का निर्माण ने वन प्रबंधन व वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 के करीब स्लीपरों का निर्यात किया गया
और जाहिर है कि पेड़ काटने और लट्ठों को ढोने व स्लीपर को तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीन पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांव को इस शर्त पर इससे मुफ्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने व लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने में का काम मुफ्त में करेंगे। और इस व्यवस्था को क्या कहा गया है, ये ब्लैंडोग एंड, ये देखिए हाफ हाफ कर लो, ब्लैंडोग एंड डीएनस्टेन के नाम से जाना गया था, ब्लैंडोग डीएनस्टेन। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी की बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित ही कम कर दिए गए। सामीन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में, कहाँ पर, सागौन के जंगलों में स्थित रामदुबला तुंग गांव के निवासी सुरोंतिको सामीन इसका नाम है, यानी कि सामीन का पूरा नाम है सुरोंतिको सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़े किए। और उसका तर्क था क्योंकि हवा, पानी और जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया और इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 से लेकर 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए थे तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या फिर जुर्माना भरने व बेकार करने से इनकार कर दिया था। 1930 में यूरोपीय आबादी कितनी थी? 2,40,000 के करीब, 1% से कम। और चीन 1930 में 12 लाख, 2%। रबड़ एवं चीनी के इलाके ज़्यादातर डच के स्वामित्व में थी। इंडोनेशिया में ज़्यादातर जंगल सुमात्रा, कालिमांतान व पश्चिमी एरियाना में स्थित हैं। जावा ही वह जगह है जहाँ पर डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी स्टार्ट की थी। और यह द्वीप जो अब चावल के उत्पादन के लिए महसूस है, कभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था। युद्ध और वन विनाश। पहले तो और दूसरे विश्व युद्ध में जंगलों पर गहरा असर पड़ा था। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करने व वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काट दिए थे। जावा पर कंपनियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई और इसके तहत आरा मशीनों व सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाएं। और इसके बाद जापानियों ने वनस्पतियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके और अपने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य किया, मजबूर करके, और अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। और जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन हो गया। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ पर भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह व जमीन को नियंत्रित करने और लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद पर के बीच क्या हुआ, आपस में टकराव हुआ। सरकार चाहती थी कि वहाँ सिर्फ क्या हो, उद्योगों के लिए या फिर इन सभी चीज़ों के लिए लकड़ी मिले, इसलिए वो जो है खेती वगैरह करने के लिए मना करती थी। और जो सामान्य लोग थे वो खेती करना चाहते थे, इसलिए आपसी टकराव होता था। वानिकी में नए बदलाव क्या हुए? 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकार को ये समझ में आने लगा था कि वैज्ञानिक जो है वानिकी और वन समुदाय को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया था। सरकार ने यह भी मान लिया था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी पड़ेगी। और मिजोरम से लेकर के केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए थे कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुड्डू, कान और राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इसकी रक्षा की थी। सरना, देवराकुड्डू, कान और राई। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर होने की बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे और इनमें से हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय व पर्यावरणविद अब वन संरक्षण के वैकल्पिक तरीके के बारे में सोचते हैं। सिर्फ इतना ही था। अब हम साइड में जो इम्पोर्टेंट्स दिए हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये फोटो दी गई है इंडियन ये देखिए सूले पैगोड पर एकत्रित जहाज़ों में लादने के लिए तैयार हैं वॉर टिम्बर स्लीपर, जो रेल की पटरियां बनाने के लिए बीच में लगाए जाते हैं ना, इनको स्लीपर बोलते हैं। और पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदाओं और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम न होते।
दोनों विश्व युद्धों का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया व दूसरी जगहों के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया। वह वन विभाग की युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे थे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जंगलों पर काफी प्रभाव पड़ा। ये देखिए, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर ने डर्क वोन होजेंड्रॉप ने उपनिवेशकालीन जावा में क्या कहा था? बटाविया के लोगों, चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो मुझे तुम्हें जो मैं बताता हूँ। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायन नष्ट होने वाला है और उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर क्या है जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी व दूसरी सामग्री खरीदते हैं और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को जिनकी जड़ें इस धरती में धसी हैं उनको छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही क्या है, जितनी जरूरत हो उतने व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के लिए भी इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेजी से उगते हैं जितनी तेजी से उनको काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे। ये बात किसने कही है? डर्क वोन ने। और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। ऊपर देख लेते हैं। यहाँ बस्तर के रहने वाले लोग थे, वो उनके बारे में यहाँ पर लिखा है, पर इसमें से कोई कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए, भोंडिया ने 400 लोगों को इकट्ठा करके कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान जिसको बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी उनको बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने चौकी तथा मारेंगा स्कूल जला दिया। केसलूर में लाइनें व पशु औषधशाला व टीकापाल, राजूर में भी एक स्कूल को जला दिया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल व 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया और एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने की बजाय उनके हथियार उनसे छीन लिए और उन्हें छोड़ दिया। भोंडिया मांझी के नेतृत्व में बागिनों के एक दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़ करके उधर से आ सकता था और बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिलमिल्ली चले गए। बुद्धू माझी व हरचंद नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाली। ये कुछ नाम दिए हैं, इनको भी देख लेना। इनमें से मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ ना, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन निकलते हैं, उनको आप एक बार देख लेना। दोबारा से जब आप इसकी PDF लेकर के पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आएगा, खुद पढ़ोगे तब। 1947 में बरसत रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है, ये पूरा ही पढ़ लेना एक बार। बस्तर जिला बना था और 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर या फिर दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए और 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र में ही शुरू हुआ था और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया था और 1990 का विद्रोह जो हुआ था कांकेर, वह वन क्षेत्र में ही शुरू हुआ था, कांकेर वन क्षेत्र में। ये हमने शायद पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पुतुमाय में रबड़ की निकासी हमने पहले ही इसको हमने पहले पार्ट में कर लिया है। दुनिया भर के बागानों में भी स्थितियां भयावह थी। अमेज़न के पुट्टुमायो क्षेत्र में पूर्वियन रबड़ कंपनी थी ब्रिटिश की, उसके द्वारा रबड़ की निकासी हुई तोतोस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी और 1990 से 12 के बीच पुट्टुमायो में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा, रोगों व पलायन के चलते 30,000 की क्या हुई थी, गिरावट आई थी। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया है कि रबड़ का संग्रह करने के लिए क्या करते थे। मैनेजर ने रबड़ इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया और उन्होंने क्या कहा, उसने अपनी कार्बाइन व छुरा पकड़ा और इस बेबस इंडियनों को कत्लेआम कर दिया। थोड़ी देर में बच्चे और महिलाओं व पुरुषों की 150 लाशों से जमीन ढक गई थी।
खून से नहाए हुए दया की भीख मांगते जिंदा लोगों को उनके साथ ही जला दिया। और मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को ख़त्म कर दूंगा जो रबड़ लाने के लिए मेरे जो है दिए गए आदेश को नहीं मानेंगे। ये चैप्टर हमारा इतना ही था। एक सिर्फ हमारा लास्ट चैप्टर बचता है, 5th चैप्टर। उसको शाम को या फिर कल उसको कंप्लीट करवा देंगे एक ही वीडियो में। फिर परसों से हम हमारी पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी की क्लास लेकर के आएंगे, 9th क्लास की। 9th और 10th क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी NCERT की HTET के लिए। CTET में आपकी 9th और जो है 9th 10th आपकी नहीं आती हैं। जो CTET वाले बच्चे हैं वो ये ना पढ़ें, क्योंकि आपकी पता है CTET में 6 to 8 ही आता है, उससे कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। HTET वालों के लिए 6 to 10 है वैसे तो, लेकिन 6 में 7th में से काफ़ी कम ही क्वेश्चन निकलते हैं। 8 में है जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 8 भी, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन निकलते हैं 8 क्लास में से। 9th और 10th भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसकी मैंने बेसिक जो इकोनॉमिक्स है उसकी PDF वहाँ पर डाली हुई है, इकोनॉमिक्स के नाम से नोट्स हैं आप इकोनॉमिक्स के, वो भी पढ़ लेना साथ साथ। और पेडागोजी भी, पेडागोजी जो है मैं एक क्लास लेकर के आऊँगी शाम को, उसमें आपको 1 लाइनर मिलेंगे। कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन भी होंगे 1 लाइनर, 6 to 8 के भी होंगे, वो भी देख लेना। आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। मिलते हैं कल या फिर शाम को नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड लक, बाय बाय। अच्छे से तैयारी करना और मन लगा करके पढ़ना, ताकि अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाए स्टेट का, क्योंकि पता है सभी को कि इस बार स्टेट क्लियर होते ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी इलेक्शन के बाद से ही। तो जम करके तैयारी करना। बाय।